अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है कि एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और रात के खाने के बर्तन धो रही थी जब वो हल्का सा खंगार कर किचन में दाखिल हुआ। इस वाक़ये को 2 दिन गुजर गए थे। इसकी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वो इसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज कर रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल से वो मिनटों में उठ जाती थी और इसके बाद इसे नज़र ही नहीं आती थी। रात का खाना वो इसके आने से पहले खाकर कमरे में बंद हो जा रही थी। आज इसे किचन में देखकर वो लम्हे भर की देरी किए बिना खुद भी इसकी जानिब आ गया था। कैसी तबीयत है अब शीरी? इसके बाद की आवाज़ पर उसने सहम कर पीछे देखा। वो काउंटर पर दरवाजे पर पैर रखे बैठा हुआ था। ठीक ठीक हूँ, जल्दी जल्दी बर्तन खुश कर स्टैंड पर से जाते वो अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। इतनी खौफजदा क्यों हो गई शीरी? मैं सावी ही हूँ जिसे आप मार भी दिया करती थी, फिर क्यों इस तरह सहम जा रही हैं आप मुझसे? वो पैर नीचे रखता काउंटर से उतरकर इसका मुकाबला खड़ा हुआ। तुमने मेरे रूम में इस दिन टेबल तोड़ दिया। वो नामहसूस अंदाज में कुछ पीछे होती हुई बोली। तो इस वजह से आप मुझसे खौफजदा हो गई हैं? ज़फ़ार ने मुस्कुराहट दबाकर इसकी जानिब देखा। मैं खौफजदा नहीं हूँ तुमसे, मैं बड़ी हूँ तुमसे, तुम बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे। अपने लहजे को मजबूत बनाई वो आंखें दिखाकर बोली। वो सर को खम देता मुस्कुरा उठा। आप खुद को बड़ी ना भी कहें तो भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ शीरी, और वो बात अब मैं डायरेक्ट अम्मा जान से करूँगा। इस पर एक नज़र डालकर वो किचन से निकल गया। साइड लैंप की रोशनी में इसने वो काली जिल्द वाली डायरी खोली। आज अभी तक इस कमरे में नहीं गया था, वजह सिर्फ ये डायरी ही थी। खुद में सिमटी सी वो लड़की डायरी भी रखती है। वो हल्का सा मुस्कुराया। हैरत अंगेज तौर पर ना कोई नाम दर्ज था, ना तारुफ, ना कोई डेट। वो डायरी कम और फोटो एल्बम ज़्यादा लग रहा था। इस पूरी डायरी में इसके बचपन के मुख्तलिफ मौक़ों पर ली गई सीता बेगम की तस्वीरें थीं, जिनके नीचे कलर पेंसिल से इन्हें अपने ख्वाहिश के मुताबिक बनाया गया था। इब्राहिम को बेइख्तियार इस पर प्यार आया। इसने सफ़ा मज़ीद आगे किए। काली स्याही से लिखे अल्फाज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। मैं तलाश हूँ किसी ऐसे शख्स की जिसे बेला अफजल मलिक से मोहब्बत हो, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो कि मैं दुपट्टा लेती हूँ या नहीं, मैं आहिस्ता आवाज़ में बात करती हूँ या तेज़ आवाज़ में, जो मेरे पास आए, मेरा हाथ थामे और मुझे दूर कहीं नीले आसमान के पार इस इल्हामी दुनिया में ले जाए, जहाँ जिस्मों की नहीं रूहों को मिलाप होता हो, जो मुझे मुस्कुराता हुआ देखे और मेरी आंखों से नमी चुन ले, जो ना बताए और ना जताए, बस मोहब्बत करे, जो कहे ऑफ शोल्डर्स पहनना चाहती हो, ज़रूर पहनो। ऑफ शोल्डर पहनना चाहती हैं आप? कनी मूंछों तले इसके लब पर मुस्कुराहट उभरी, और फिर उस मुस्कुराहट कहके में बदल गई। वो हंसा और फिर रास्ता चला गया। क्या थी वो लड़की? रात के इस पहर चांदनी की हसीन रोशनी में वो इस लड़की की अनोखी ख्वाहिश पर हंस रहा था, और बेतहाशा हंस रहा था। ऑफ शोल्डर, वह एक बार फिर ज़ेर लब बड़बड़ाया। आपकी ख्वाहिशें भी आपकी तरह हैं, अनोखी और मासूम। ऑफ शोल्डर, वो ज़ेर लब कहते एक बार फिर हंस रहा था। इसने मज़ीद पढ़ना शुरू किया। जिसके हाथ छू लेने से मन में पाकीज़गी उतर आए, जिसके होंठों से अदा हुए लफ्ज़ अकीदत की तरह कागज़ों पर लिख कर महफूज किए जाने के काबिल हो, जिसकी आंखें इसकी पाकीज़ा सोच की गवाही देती हों। वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। वो लड़की वाकई बहुत गहरी सोच रखती थी। इसने चंद सफ़े मज़ीद पलटे। कोई है जो मुझे रोज़ फूलों के ज़रिए एहसास दिलाता है कि मैं कितनी ख़ास हूँ, इतनी ख़ास कि वो मुझसे दोस्ती का तलबगार है। बेला के फूल दोस्ती की अलामत होते हैं ना। वो मुझे रोज़ भेजता है, एक दिन भी नहीं छोड़ता, रोज़ मेरे लिए वक्त निकालता है। 2 साल कितने सारे दिन होते हैं 2 सालों में। हर दिन के फूल, हर दिन एक नया एहसास। इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसके बारे में सोचूं। वो मेरे हवासों पर सवार होने लगा है। मैं रोज़ इसका इंतज़ार करती हूँ। मैं इसे देखना चाहती, अपने सामने बिठाकर इससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या ख़ास है मुझ में कि वो मेरी दोस्ती का तलबगार है। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी मोहब्बत की तलबगार हूँ। बेला अफजल मलिक एक अनजान अनदेखे शख्स की मोहब्बत की तलबगार है। मुझे यकीन है वो मुझसे मोहब्बत करेगा और मैं इससे इश्क करूँगी। अपनी ज़ात की सारी मोहब्बतें इस एक शख्स के हवाले कर दूँगी, जो मेरे असल से मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। वो जैसे पढ़ता जा रहा था, इसके दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। जो इससे मोहब्बत करती है, आंखों में एक चमक सी उभरी। मेरी बीवी मुझे देखे बगैर ही मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है। दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया।
मेरी बीवी एक अनदेखे इंसान से मोहब्बत करती है जो उसकी फिक्र करता है, इसके दिन को खास बनाता है। वो तुराब इब्राहिम मलिक से मोहब्बत करती है। इब्राहिम मलिक की तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो कर्ब से बोल रहा था, आंखों की चमक और लबों की मुस्कुराहट ये सोच के आते ही ख़त्म हो गई थी। डायरी बंद करके इसने गहरी सांस ली। अब इसका रुख बेला के कमरे की जानिब था। हल्के से दरवाज़ा खोल कर वो अंदर दाखिल हुआ। हस्बे तवक्को वो सो रही थी। वो आहिस्ता से इसके सिरहाने बैठे जी भर के इसकी दीदार करते अपने प्यासे दिल की तशनगी दूर की। बहुत मुश्किल होता है आपको यूँ थोड़ी देर के लिए देख कर खुद पर बंद बांध लेना। न आंखें थकती हैं न दिल भरता है। कुछ इंतज़ाम करना होगा बेला साहिबा। इसकी थोड़ी के गड्ढे पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ते हुए ज़ेर लब बोला। इसके शेप की चुभन महसूस करके वो हल्का सा कसमस आई। रुख फेर कर फिर से बेखबर हो गई। इसके खुले लब बेखबर वजूद दिल में जज्बात का जैसे समंदर उमड़ आया था। इसने धीरे से इसकी आंखों पर लब रखे, फिर इसके चेहरे के एक एक नक्श पर बेख्तियारी में अपना लम्स छोड़ता चला गया। खुद पर भारी वजूद का झुकाव महसूस करती वो नींद में खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी। वो होश में होता तो महसूस करता इसके नींद में खलल पड़ चुका है। नीमा आंखों से देखने की कोशिश की। अगले ही लम्हे इसके हवास पल भर में लौट आए थे। हटे पीछे जंगली वहशी इंसान, इस वक्त इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आप? रात के इस पहर इब्राहिम को खुद पर झुके देखकर वो गुस्से से पागल होने वाली हो रही थी। एक झटके से इसे खुद से दूर करती हुए बुलंद आवाज में चीख रही थी। वो पल भर में होश में आया था। इसे यूं अपने मुकाबले खड़े देख सारा खुमार उतर गया था। इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बताएं मुझे, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त मेरे कमरे में? वो बुलंद आवाज में चीखती, आंखों में शोले बरसाती से देख रही थी। क्या वह बेला इस तरह क्यों चीख रही हो? इब्राहिम, तुम यहाँ बेला के कमरे में क्या कर रहे हो? सिदर बेगम जो बेला के पास इसके कमरे में दाखिल हुई थी, सामने खड़ी इब्राहिम को देखकर पूरी तरह चौंक उठी। अपने मखसूस लिबास और बिखरे बालों में मौजूद बेला। उन्होंने दहलका इब्राहिम की जानिब देखा। शोर की आवाज़ पर बाकी लोग भी आ गए थे। शीनी आंखें निकाले देखते मामला समझने की कोशिश कर रही थी। शीनी के पीछे खड़े जवार का भी यही हाल था। अफजल साहब अलबत्ता खामोश खड़े थे। तुम क्यों आए थे बेला के कमरे में इब्राहिम? अजहर मलिक की आवाज़ पर इसने तड़प कर इनकी जानिब देखा। वो तो जानते थे सब, फिर वही क्यों इस तरह कह रहे थे? इब्राहिम, मेरे बच्चे भाई साहब पूछ रहे हैं, कुछ जवाब दो बेटा। तुम क्यों आए थे बेला के कमरे में? सिदर बेगम अपनी बेयकीनी से इसकी जानिब देख रही थी। कोई जुर्म न होते हुए भी वो मुजरिम बन गया था। पूछिए अम्मा जान, अपने लाडले सपूत से रात के इस पहर क्यों आए ये मेरे कमरे में, और किसकी इजाज़त से छू रहे थे मुझे ये? वो बुलंद आवाज़ में कह रही थी। इब्राहिम ने सबसे आंखें मीच ली। इसे महसूस हो रहा था जैसे भरे मजमे में इसे बेलिबास कर दिया गया हो। और करने वाली भी कौन थी? इसकी मोहब्बत, इसका लिबास। मेरा बेटा, हम बैठकर बात कर रहे हैं बेटा। अफजल साहब इसे समझाना चाहा। शायद अब वक्त आ गया था कि इसे इनके रिश्ते की बाबत आगाह कर दिया जाए। बैठकर क्या बात करें? बैठकर बाबा, इस शख्स ने इस कदर घटिया हरकत की, आप बैठकर इससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? वो बेयकीनी से इन्हें देखती चीखती हुई बोली, बेला, लेट मी एक्सप्लेन दिस। मेरा तरीका गलत था। कुछ गलत नहीं हुआ। हम जायज़ जब्त से सुर्ख होती आंखों से इसे तकते, इसकी आंखों में इल्तिजा थी। एक खामोश इल्तिजा के वो भरम रख ले इसका। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही रात के सन्नाटे को थप्पड़ की गूंज ने तोड़ा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके गाल पर पूरी शिद्दत से थप्पड़ मार चुकी थी। बेला, शीरी ने बेख्तियार लबों पर हाथ रखे ज़बान बेयकीनी से इसे देख रहा था। मैं तो आपको सिर्फ एक बददिमाग शख्स समझती थी, लेकिन आप तो इंतहाई घटिया शख्स के मालिक, एक बदकिरदार। बस करें। एक झटके से इसके बाजू में पंजे काटते हुए दहाड़ा था। आंखें आग उगलती मालूम हो रही थी। आंखों के गोशे जब्त की हद पार करते सूझ गए थे। इसकी तनी हुई रखें इसके जब्त की गवाह थी। बदकिरदार नहीं हूँ मैं। बदकिरदार होता तो आप यूँ सर बुलंद किए मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद नहीं कर रही होती। जायज़ रिश्ते में होने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी हदूद पार नहीं की। सच सुने और अब इसे बर्दाश्त करें। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ मैं, बेला इब्राहिम मलिक। अपनी बीवी को छुआ है मैंने, और जायज़ और शरई हक रखते हुए छुआ है। इसके बाजू पर बेदर्दी से अपनी गिरफ्त बढ़ाए इसने खून आशाम निगाहों से बेला को तकते हुए कहा था। इस खबर ने जितना बड़ा झटका बेला को दिया था, इससे कहीं ज़्यादा बड़ा झटका सिदरा बेगम को भी दिया था। बहुत खूब सिला मिला है मुझे मेरे सब्र और बर्दाश्त का बाबा।
محبت کی بجائے تھپڑ اور بد کرداری کا الزام۔ حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اطہر صاحب کی جانب دیکھتے ہی شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے انہیں بھی تڑپا دیا تھا۔ تیاری کرے رخصتی کی، اگلے ایک ہفتے میں مجھے میری بیوی میرے کمرے میں چاہیے۔ ایک جھٹکے جسے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں چھوڑتے وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بیوی بیلا ابراہیم ملک، وہ بے یقینی سے بڑبڑا رہی تھی۔ بابا، تایا جان، یہ کیا کہہ کر گئے ہیں یہ؟ روانی سے بہتے آنسوں کے درمیان کہتی وہ اطہر صاحب کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں تایا جان؟ وہ روٹے لہجے میں کرب سے انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اتنی عرضہ تھی اس کی ذات کہ وہ شخص پورا حق رکھتا تھا اس پر، جس کا لمس بھی اسے آگ کی مانند لگتا تھا۔ اپنی بدگمانی میں وہ اس کی نگاہیں بھول گئی تھی۔ اس کا ٹوٹ کر بکھرتا لہجہ اسے یاد نہیں تھا۔ اس اداس رات کی مایوس کن تنہائی اور الجھا دینے والے سناٹے کا ایک بے معنی لمحہ تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ خالی سنسان سڑک پر بے مقصد دوڑ رہا تھا۔ نظروں کے سامنے کتنی حسین لمحات گردش کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی تو اس کے خیال کے بغیر مکمل نہیں تھا۔ اس کی کلکلاہٹ، اس کی ہنسی، اس کا لڑنا، اس کا غصہ، ہر منظر کتنی ہی بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکی بیلا، آپ میرا لباس تھیں۔ آپ ناپ نہیں سکی بیلا، آپ نے تو اس لباس کو تار تار کر دیا۔ ایک بار میری بات سن لیتی بیلا آپ۔ وہ اپنے منتشر خیالات سمیٹنے میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لہر سی اٹھ رہی تھی۔ آنکھیں اس بنجر زمین کی طرح خشک تھیں جو بارش کی ایک بوند کے لیے برسوں سے ترس رہی ہو۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بیلا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، اپنے اندر امڑتے طوفان کو اس کھلی فضا کے سپرد کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ دوراب ابراہیم ملک تھا۔ اپنے جذبات اور احساسات پر قابو جانتا تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ تارکول کی سڑک پر نکال لینا چاہتا تھا۔ اس تذلیل کا احساس کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی حد تک اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ آنکھوں کے کنارے ضبط کے باعث گلابی ہوتے سوج گئے تھے۔ تھکان سے چور ہوتے وجود کے ساتھ 2.5 گھنٹے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں ہی سے زدہ بیگم اور زوار پریشانی سے ٹہلتے نظر آئے تھے۔ زوار، ابراہیم بھائی۔ ساتھ کھڑی شیرین نے دروازے سے داخل ہوتے ابراہیم کی جانب اشارہ کیا۔ بھائی میری بات سنیں بھائی۔ بیلا غصے میں تھی، وہ بچی ہے، جذباتی ہے بھائی۔ اس کی تنی ہوئی رگیں اور بھینچے لب اس کے غصے کو صاف ظاہر کر رہے تھے۔ ابراہیم میرا بچہ، کہاں تھی میری جان؟ کچھ خیال ہے ماں کو تمہیں؟ سانسیں اٹکی ہوئی تھی میری، کیوں مجھے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے ہو تم ابراہیم؟ اسے سینے سے اوپر جاتے دیکھ وہ ذرا سے اس کے قریب آئی۔ کچھ دیر، بس کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں اماں جان۔ حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں اور بھاری ہوتی آواز انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا، یہ درد انہیں خود پر محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے 2.5 گھنٹوں سے ہم سب کی جان سولی پر اٹکا کر تم خود کو وقت دے چکے ہو۔ اب یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اسے کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے زوار اور شیرین کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ یہاں آؤ ابراہیم، ادھر بیٹھو۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ کر انہوں نے کچھ سختی سے کہا۔ وہ خاموشی سے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں اماں جان؟ میں نے اتنی بڑی بات چھپائی آپ سے؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کا حق آپ کا تھا۔ وہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے ہوئے کسی بچے کی مانند بولا۔ انہیں اس وقت وہ 26 سالہ جوان مرد وہی چھوٹا سا معصوم بچہ لگا جو اپنی ماں کے انتقال کے بعد انہیں پہلی بار اماں جان کہتے ان کے آغوش میں ممتا ڈھونڈ رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ میں چند لمحوں کے لیے صدمے میں ضرور تھی، کیونکہ بیٹا کہا ہی نہیں سمجھا بھی ہے۔ ہمیشہ اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح میں نے تمہیں۔ اتنی بڑی بات اچانک معلوم ہونے پر دکھ بھی ہوا مجھے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹوں کو پیار محبت سے جوان کرتی ہے تو اس کے دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں ابراہیم، اور سب سے بڑا ارمان ان کی شادی کا ہوتا ہے۔ میرے بھی بہت سے ارمان ہیں زوار اور تم سے منسلک۔ اچانک ملی اس خبر نے مجھے تکلیف دی ہے، پر جانتے ہو میں جب بھی تمہاری شادی کرتی تمہاری پسند کو ہی ترجیح دیتی۔ بیلا کے لیے تمہاری نگاہوں میں تڑپ دیکھی ہے میں نے۔ میرا بیٹا جس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے میں کیسے مخالفت کر سکتی ہوں؟ ابراہیم نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ تو منتظر تھا کہ وہ چیخیں گی، اس سے افضل صاحب سے جواب دہی کریں گی۔ اچھی لگتی ہے نا بیلا تمہیں؟ اس کے پیشانی پر لب رکھتے انہوں نے نرمی سے سوال کیا۔ جواباً وہ بس سرخ ہوتی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ اماں جانو تمہاری آنکھوں کی تڑپ، بے یقینی سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ اب بتاؤ مجھے، محبت کرتے ہو اس سے؟ اسی محبت کا تو احساس دیا ہے آج انہوں نے اماں جان۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔
ठीक है वो निकाह में है तुम्हारे, लेकिन मुझे ये बताओ इब्राहिम, जो तुमने किया वो ठीक था? तुम इस पर हक रखते हो इसलिए तुमने इसे छुआ, लेकिन इस वक्त जब वो जानती भी नहीं कि तुम इस पर हक रखते हो, तो अगर देखा जाए तो इसका रद्द-ए-अमल भी कुछ गलत नहीं मेरी जान। नर्म लहजे में इसकी जानिब देखती वो शफ़क़त से बोली। वह हैरानी से इन्हें देख रहा था। इनके किसी भी अंदाज में से बेला के लिए नफरत या नाराज़गी महसूस नहीं हुई। बाबा से कुछ बात करना चाहता हूँ अम्मा जान, इसने जैसे इनसे इजाज़त चाहे। ज़रूर जाओ और इसे नरमी से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ इब्राहिम। इस पर सख्ती करोगे तो वो टूट जाएगी। इसे बस थोड़ी सी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने हमेशा इसके लिए दुआ की कि जो भी इसकी ज़िंदगी में आए इसे मोहब्बत दे, बेइंतहा मोहब्बत दे, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत की ही कमी है। मेरे बच्चे बोलते बोलते इनकी आवाज़ रुक सी गई थी। इनके लहजे में हसरत थी, कुछ खो जाने का दुख था। वह हैरानी से इन्हें देख रहा था। इन्हें बखूबी एहसास था कि बेला की ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, फिर इस कमी को दूर करने की दरख्वास्त वो इससे क्यों कर रही थी। वह खुद भी इसकी ये कमी पूरी कर सकती थी। वो समझ नहीं सका। इनकी पेशानी चूमकर वो खड़ा हुआ। बेला के कमरे के बाहर से गुजरते इसके कदम चंद पल के लिए थम से गए। अंदर कमरे से इसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वो रो रही थी। इसका कुछ देर पहले ही घर का याद आते ही वो लब भींच कर अतरमला के कमरे की जानिब बढ़ गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बाबा? शिकवा का नार नजरों से इनकी जानिब देख कर कहता हुआ इनके मुकाबिला खड़ा हुआ। तुम क्यों चले गए बेला के कमरे में रात के इस पहर इब्राहिम? अभी वो इस खबर के लिए तैयार नहीं थी। बेटा टूट गई है वो, कितने घंटों से दरवाज़ा बंद किए रो रही है। वो नजरें चुराते हुए बोले। और मैं नहीं टूटा बाबा। मेरी मोहब्बत ने मुझे बरकिरार कह दिया। अपनी बीवी को देखने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ता है मुझे। मैं आपको काबिल रहम क्यों नहीं लग रहा बाबा? इतनी तजलील, इतनी हद तक बेला की आंखों में बेएतबारी देखने के बाद भी आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ, मैं काबिल रहम नहीं हूँ? एक वही तो थे जिनके सामने वो बिखर सकता था, और वो बिखर रहा था। इब्राहिम वो नहीं जानती थी इस रिश्ते के बारे में मेरे बच्चे। इसकी तड़प इन्हें भी तड़पा रही थी। मुझे इनकी निगाहें, इनके अल्फाज नहीं भूल रहे बाबा। मेरी ज़िंदगी में तो वो शुरू से थी बाबा, हमेशा से थी वो। 8 साल की उम्र में मेरे साथ इनका नाम जुड़ चुका था। मैं नादान नहीं था बाबा। मैं जानता था जो नाम मुझसे जुड़ा जा रहा है वो मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रखना है। जब ये बात मेरे इल्म में शुरू से थी तो बेला को भी मालूम होनी चाहिए थी बाबा। आपने मुझे कहा कि मैं इनके ज़्यादा करीब ना जाऊं बाबा, और आज वो सबसे मोहब्बत करती हैं सिवाय मेरे। मैं जिनकी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ, मुझसे नफरत करती हैं वो बाबा। हर कोई इन्हें अपना मोहसिन लगता है सिवाय मेरे। अम्मा जान के बुरे रवैये के बावजूद वो इनसे मोहब्बत करती है। मेरी ज़रा सी सख्ती पर इतनी नफरत, इतनी बदगुमानी। अपनी बीवी को अपने लिए रिश्ते लाते देख कर भी मैं इनके लिए अपने दिल में कोई बदगुमानी नहीं आने दी। और क्या सबूत हो अपनी मोहब्बत का बाबा? इसका एक एक लफ्ज़ इन्हें तीर की मानद लग रहा था। अदर साहब से बात करने के लिए आती बेला दरवाजे से ही लौट गई। इब्राहिम से कुछ वक्त तो मेरे बच्चे, वो समझे कि तुम्हारी मोहब्बत को। इसे सीने से लगाते उन्होंने थके थके अंदाज में कहा। जितना वो समझ चुकी हैं इतना ही काफ़ी है। अगले 1 हफ्ते में मुझे अपनी बीवी की रुखसती चाहिए। अब मैं अपने तरीके से इन्हें एहसास दिलाऊंगा अपनी मोहब्बत का। वो ज़िद्दी अंदाज में कहता कमरे से निकल गया। पत्थर ही रहो, शीशा न बनो। शीशों की अभी रुत आई नहीं। इस शहर में खाली चेहरों पर आंखें तो ऊपर आई हैं, मगर आंखों में अभी बेनाई नहीं। खामोश रहो, आवाज़ न दो। जिस तरह वो गई थी इसी आहिस्तगी से अपने कमरे में दाखिल होती, दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो बैठती चली गई। आंखें साकत थीं। कितनी देर वो यूं ही साकत नजरें छत पर चलते पंखे को घूरती रही। बेला, लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका इल्तिजाई लहजा, इसकी इल्तिजा करती निगाहें, वो कर्ब से मुस्कुराई। आज वो सबसे मोहब्बत करती हैं सिवाय मेरे। इन्हें हर इंसान मौसम लगता है मेरे अलावा। इसकी भारी आवाज़ समाज से टकराई। झटके से उठती वो ड्रेसिंग पर रखी सारी चीज़ें उठा उठा कर दीवार पर मारने लगी। परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, लोशंस, डेकोरेशन पीसेस, वो एक एक कर सारी चीज़ें दीवार पर मार रही थी। जब ये बात शुरू से मेरे इल्म में थी तो बेला को भी मालूम होनी चाहिए थी बाबा। इसका एक और जुमला साइड टेबल पर रखी तस्वीर भी दीवार का निशाना बनी। बेला क्या कर रही हो? दरवाज़ा खोलो। ये जवार की आवाज़ थी। बेला दरवाज़ा खोलो मेरी जान। शीरी बुरी तरह रोती हुई से पुकार रही थी।
उसके कमरे से आती तोड़ फोड़ की आवाज़ पर वहाँ सब आ गए थे। पूरे कमरे की हालत काबिल रहम बनाने के बाद वो अब तेजी से कोई चीज़ ढूंढ रही थी। बेला बेटा दरवाज़ा खोलो मेरी गुड़िया, बाबा से बात करो मेरी जान। साइड टेबल की ड्रॉर कारपेट पर उलट कर वो अंदर मौजूद सामान का जायजा लेने लगी। सच सुने और बर्दाश्त करें, किसी और के कमरे में नहीं, अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ, बेला इब्राहिम मलिक। इसकी भारी आवाज़ समात में हथौड़े बरसा रही थी। तेज धार छुरी हाथों में लेती वह तंजिया मुस्कुराई। बेला दरवाज़ा खोलें। इनकी आवाज़ पर इब्राहिम और अतर मलिक भी कमरे से निकल आए थे। प्लीज़ बेला दरवाज़ा खोलें, हम बात कर लेंगे इससे मुताल्लिक। इसे यूँ कमरा बंद किए देख वो कुछ घंटों पहले हुआ तमाशा सिरे से फरामोश कर गया था। इस वक्त सिर्फ इसकी फिक्र थी। बेला प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो बुरी तरह दरवाज़ा पीटता बेबसी से चीख रहा था। ये चाबी लो, इससे खोलो। इसी तरह बेगम ने डुप्लीकेट चाबी इसकी चानी पड़ाई। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोलते दिल मुसलसल इसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। बेला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते कमरे की हालत देखकर वो बेबसी से पुकारता इसकी जाने पाया था। दूर रहो, दूर रहना मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। सुर्ख होती निगाहों से पीछे की जानी मरती वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी। इब्राहिम के साथ शीरी ने भी यही से हैरानी से देखा। एक हाथ पीछे की जानिब किए वो मुसलसल बहती निगाहों से नितकती व मुश्किल आंखें खोले खड़ी थी। बेला मेरी जान, बात सुने मेरी, जो भी हुआ इसमें मेरी गलती थी, मैं तस्लीम कर रहा हूँ अपनी गलती। प्लीज़ एक बार तहम्मुल से मेरी बात सुन ले। नर्म लहजे में कहता वो आहिस्ता से इसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ना दूर रहे मुझसे इब्राहिम मलिक, करीब नहीं आना मेरे, दूर दूर हटो। सारी पोशीदा मोहब्बतों के लिए बेला की ही ज़ात रह गई है। एक वो है जिन्होंने आज तक न बेटी समझा न बेटी कहा, और अब ये मेरे शोहर नामदार कहीं से अपनी मोहब्बत दे नमूदार हो गए हैं। इतनी मोहब्बत ही तो इस वक्त क्यों नहीं आई जब मुझे मोहब्बत की किसी के सहारे की ज़रूरत थी। दूसरे हाथ में पकड़ी छुरी इसकी जानिब करती वो मुश्किल बोल रही थी। वो अब भी अपने मखसूस जब ख्वाबी के लिबास में मलबूस थी, इसकी पूरी आस्तीन से इसकी कलाई छुपी हुई थी। सुर्ख होती आंखों से पानी मुसलसल बह रहा था। तकलीफ से इसके लब कप कपा रहे थे। अश्कों से कहो जम जाए वही, जिस चश्मे गम से फूटे हैं, आहों से कहो थम जाए वही, ये जज्बे शायद झूठे हैं। मत हाथ बढ़ाओ चाहत का, अनजान बनो अनजान रहो। खून बेला क्या क्या है अपने चूरी में से बूंद बूंद बहता खून देखकर इब्राहिम तीर की से तेजी से उसकी जानिब आया। छोड़े मुझे, नहीं हूँ मैं आपकी बीवी। वो बंद होती आंखों शल पड़ते वजूद के साथ भी मज़ाहमत कर रही थी। इसकी दूसरी कलाई अपने आगे करते हुए साकत रह गया था। इसकी कलाई से पल पल बहता खून एक लम्हे के लिए सबको साकत कर गया था। बेला ये क्या किया आपने? इसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हो रही थी। शीरी रो रही थी, रोते हुए से पुकार रही थी। सवाल बेला को अस्पताल लेकर जाने का कह रहा था। अतर साहब आवाज़ें दे रहे थे। वह साकत हो गया था। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था सिवाय अपने बाजुओं में झूलते इसके वजूद के। मैंने कहा था ना, मेरे करीब नहीं आना। वह फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर लिए बोल रही थी। इसे सिर्फ इसकी आवाज़ आ रही थी, सिर्फ अना की जंग जीतने के लिए इस लड़की ने अपनी रगें काट ली थी। इसके लबों पर फातिह मुस्कुराहट थी। इब्राहिम की आंखों से दो आंसू टूटकर इसके चेहरे पर गिरते इसकी थोड़ी के घड़े में गुम हुए थे। अपनी अना के लिए वो अपनी ज़ात को फना करने पर तैयार थी। ये रस्में गिरा है लोगों पर, मुश्किल न बनो आसान रहो। जो भूल चुके हो मुद्दत से इस दर्द को फिर आगाज़ न दो। जाने दो इन्हें, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। ज़हीर अहमद। इब्राहिम भाई प्लीज़ मेरी बेला, इसे बचा ले, प्लीज़ उठे। शीरी बुरी तरह रोती से झंझोड़ रही थी। बेला वज़ीर लब बोला। हाँ बेला इसकी बीवी। इसकी मोहब्बत इस वक्त बेसुध से इसके बाजुओं में झूल रही थी। इसकी कलाई से बहता खून देखकर वो होश में आया। गाड़ी निकालो सवार, इसे बाजुओं में उठाया। वो सरहद से उठ खड़ा हुआ। इसका खून तेजी से बह रहा था। गाड़ी में बैठकर इसने अपना रुमाल कसकर इसकी कलाई में बांधकर खून रोकने की कोशिश की। जो कहे कि वो आप शोल्डर पहनना चाहती हो, ज़रूर पहनो। जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़े कि मैं दुपट्टा लेती हूँ या नहीं लेती, और मैं इसे इश्क करूँगी। अपने साथ की तमाम मोहब्बतें इस एक शख्स के हवाले कर दूँगी। आज ही के दिन चंद घंटे पहले पड़ी इसकी तमाम ख्वाहिशें इसके जहन के पर्दों पर उभर रही थी।
اس کی کلائی نرمی سے تھامی سے لبوں سے لگاتے وہ زیر لب سڑتے پڑھ کر اس پر پونک رہا تھا۔ وہ اس کی حرکتوں پر غصہ کرتا تھا، اس پر سختی کرتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کی حرکتیں اس پر سختی کرنے پر مجبور کرتی تھیں۔ وہ کتنی عزیز تھی اسے آج اندازہ ہو رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے خون زدہ بے چینی کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ستر بیگم تسبیح پر ورد کر رہی تھیں۔ آج کی رات ان پر بہت بھاری گزر رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہسپتال سے باہر پارک کے بینچ پر آ بیٹھا۔ سر بینچ کی پوچھ سے ٹکائے، آنکھوں کے گلابی کنارے آہستہ آہستہ بھیگ رہے تھے۔ اتنے سالوں سے سیندھ کر رکھی محبت کو اس کی ایک غلطی نے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی تھی، وہی لڑکی اسے اس حد تک نفرت کرتی تھی۔ اس کی دسترس میں آنے سے اسے خودکشی کرنا بہتر لگا۔ رات کی تاریکی صبح کے اجالے تلے تب چھپ گئی تھی۔ اذان کی میٹھی آواز حد سے زیادہ تھکے اعصاب کو الگ طرح کا تسکین بخش رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا واضح اعلان تھا یہ سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ وہ رب جو دل کا اصل مکین ہے، وہ کیسے اسے ٹوٹتے دیکھ سکتا تھا؟ کتنے پیار سے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس کے لب سرگوشی کسی آواز میں ہوئے وہ اعتراف کر رہا تھا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس پریشانی سے بڑا جس میں وہ گھرا ہوا ہے، بیلا کی بدگمانی سے بڑا، اس کی نفرت سے بڑا۔ وہ تو ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ اس کا دل پھیر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ سی گئی تھی۔ آپ تو واقف ہیں، آپ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، آپ بدل سکتے ہیں ان کا دل میرے لیے۔ آپ قادر ہیں نفرتوں پر محبتوں کو حاوی کرنے پر۔ کر دے میرے مولا، ان کا دل میرے لیے پھیر دے، ان کی بدگمانی ختم کر دے میرے رب۔ اس کے لب ساکتے، آنکھیں بنتی بند آنکھوں سے بوند بوند اس کی داڑھی میں جذب ہوتے آنسو اس کے اندرونی تکلیف کو واضح کر رہے تھے۔ بھائی، زوار کی آواز پر وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، وہ تھکے تھکے انداز میں کہتے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اپنے بھائی کو اس سے پہلے اس نے اس طرح بکھرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہہ رہی ہے اسے آپ سے طلاق چاہیے ورنہ وہ بار بار یہی کرے گی۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ یہ لڑکی اس کی دھڑکنوں کو روکنے کی وجہ بنے گی، اسے یقین ہو گیا تھا۔ ابھی میری دسترس میں بھی نہیں آئی، انہیں مجھ سے رہائی چاہیے۔ وہ کرب سے مسکرایا۔ سوار تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا تھا۔ ایک طرف بیلا تھی جو اسے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، ایک طرف ابراہیم تھا جو اس کا جان سے پیارا بھائی۔ ٹھیک ہے، وہ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا۔ سوار اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کون کہتا تھا بیلا کو محبت نہیں ملتی؟ کل رات سے وہ گھر کے ایک ایک فرد کو جس طرح تڑپتے دیکھ رہا تھا، وہ دیکھ لیتی تو شاید خود پر رشک کرتی۔ ویکنس ہے، اس نے پور سوچ انداز میں جواب دیا۔ اماں جان اور شیریں کو گھر لے جاؤ، وہ فریش ہو جائے تو لے آنا۔ بیلا کو کل تک ڈسچارج کریں گے، میں نماز ادا کر کے آتا ہوں۔ چاچو کو بھی کہو گھر جا کر فریش ہو جائے، میں اور بابا یہی ہیں بیلا کے پاس۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پوگو، میری بات تو سنو۔ اپنے ڈرپ لگے ہاتھوں سے مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے سے پکار رہی تھی، جو اس کے بستر میں منہ چھپائے پوری طرح رو رہا تھا۔ صبح کیفے نہ کھولنے پر اس نے اطہر صاحب کو کال کی تھی تو انہوں نے مختصراً اسے بیلا کے ہسپتال میں موجودگی سے متعلق اطلاع دی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے وہ ان کی گڑیا کا سیکرٹ پارٹنر تھا، اس سے یوں بھی کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پوگو اٹھو فوراً، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں میں، میرے مرنے پر اس طرح رونق لگا لینا تم۔ اسے کسی طور نہیں اٹھتا دیکھ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتا مزید بری طرح رونے لگا۔ پوگو اٹھ جاؤ میرے بچے، کچھ نہیں ہوا یار۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک ہاتھ سے اس کا سر اونچا کرنے لگی۔ پوگو مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے آخری حرف آزمایا۔ کہاں درد ہو رہا ہے باجی؟ زیادہ درد ہو رہا ہے نا؟ میں ڈاکٹر سوار بھیا کو کہتا ہوں ڈاکٹر کو بلا دے۔ وہ بھرائی آواز میں کہتا پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیلا کھل کر مسکرا اٹھی۔ بیوقوف، آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ باجی، اب ایسا کچھ کرنا ہو تو پہلے پوگو کو زہر دے دیجیے گا۔ اس نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ رو رو کر اس کی سفید رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ جب سے اس نے بیلا کے اسپتال میں موجود ہونے کی خبر سنی تھی وہ جب سے ہی رو رہا تھا۔ رونے سے منع کیا ہے نا تمہیں، پہلے بھی کہا ہے مرد ہو تم، روتے نہیں ہیں۔ اس طرح آنسو صاف کرنے کا اشارہ کرتی وہ اپنے مخصوص انداز میں دپٹ رہی تھی۔ خود سے اس کے اٹیچمنٹ کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا۔ مرد ہوں تو کیا دل نکال کر فریزر میں رکھ دوں؟
तकलीफ हो रही है, मुझे तो रो रहा हूँ ना। बेला की बात पर वतन कर बोला। इसे जो भी आज बेला पर बहुत गुस्सा था। मैं सच कह रहा हूँ, अब आपने ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं कैफे की नौकरी छोड़कर दूर चला जाऊंगा। वो दूर पर पूरा जोर देते आंखें निकाल कर इसे देखता, गोया धमका रहा था। अच्छा सुनो, इस बॉक्स में बोलते आज, उसने राजदारी से सवाल किया। वो मिस्ट्री बॉक्स, लब गोल घुमाते हुए सरहद इसकी जानिब घूमा। बेला ने जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। अंदर दाखिल होते इब्राहिम दरवाजे पर ही ठहर गया। तुम देखना, रात तक वहाँ फूल जरूर आएंगे। वो मुझे भूल ही नहीं सकता, एक दिन भी नहीं। इसे मैं याद रहती हूँ पोको। वो मेरी सारी तकलीफें जान जाता है। कितनी मोहब्बत से जिक्र कर रही थी उस अनजान शख्स का। इब्राहिम को अनजाने में खुद से जलन महसूस होने लगी थी। जिंदगी सारे मजाक मेरे साथ ही क्यों करती है पोको। अभी दिन ही कितने हुए थे पोको अपनी जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। चाहे जाने का खूबसूरत एहसास महसूस करते अभी दिन ही कितने हुए थे। कोई है जो मेरे साथ से वाकिफ था, इस बेला से वाकिफ था जिसे किसी ने देखा ही नहीं। यही तो मैं चाहती थी, जो कोई भी मेरी ज़िंदगी में आए वो मेरी ज़ात के पर्दों से हटकर मेरी रूह को देखे, इन पर लगे ज़ख्मों पर मरहम रखे। और वह ऐसा ही है। इसे मुझसे कोई गर्ज नहीं, इसे मोहब्बत से गर्ज है। और मुझे इससे अब जब सब ठीक न लगने लगा था तो अब ये नई मुसीबत। जिस शख्स ने हर लम्हे अपने हर अमल से मुझे अजियत में मुब्तला रखा, वो मेरा शौहर निकल आया। तुम बताओ मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था इसी छुरी से खुद को बुरी तरह काट डालूं, बेरहमी से अपनी रगों में पेरती चली जाऊं। बाहर खड़ा इब्राहिम साकत रह गया। वो अजियत पसंदी की इंतहा पर थी, सिर्फ इसलिए कि वो इसकी बीवी थी। ये जाने बगैर जिस शख्स की मोहब्बत में वो इससे दूर जाना चाहती है, इस दूर जाने के बाद भी अपनी मोहब्बत के खातिर इसे इसके पास ही लौटना है। अगर बेला को पता चल गया कि जिससे वो इतनी मोहब्बत करती है वो ही शख्स है जिसकी वो शक्ल नहीं देखना चाहती, तो वो क्या करेगी। वो तो रात से भी नफरत करने लगेगी। इस दिल से जैसी आवाज़ आई थी, नहीं मुझे बेला की मोहब्बत चाहिए। इब्राहिम से वो नफरत करती है। मैं अपनी हकीकत बताकर इनकी मोहब्बत नहीं खो सकता। मैं इन्हें नहीं पता चलने दूंगा, इसने दिल में इरादा किया था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।